अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। तेरे जाने के बाद सनिया शेख किस्त नंबर 3। सनी और सुबहान एक ही टेबल पर बैठे थे। वेटर ने दोनों को वाइन सर्व की। सुबहान ने हंसकर सनी को टोका, क्या कर रहे हो, सरेआम पिला रहे हो भाई। ओप्स। सुबहान कुरैशी डरता भी है, सनी ने हंसते हुए कहा। अरे डरना क्या, बस फैमिली साथ हो तो अच्छा नहीं लगता। पब्लिक प्लेस में कभी ड्रिंक नहीं की। सुबहान ने ड्रिंक लेने से इनकार कर दिया। अच्छा फिर मैं कुछ सॉफ्ट सा मंगवाता हूँ। उसने वेटर को फिर से इशारा किया। अच्छा आपका भाई नहीं आया, क्या नाम है? हाँ, बुराक कुरैशी। आने वाला होगा, इसका कज़न साथ है, मस्ती कर रहे होंगे दोनों। सुबहान ने मेन गेट की तरफ देखा मगर बुराक अभी नहीं आया था। क्या सोचा है वैसे बुराक ने, आगे क्या करने का इरादा है? सुबहान ने लम्हा भर सोचा फिर जवाब दिया। मेरी तो मर्जी यही है कि वो मेरे साथ खड़ा हो, मगर जवान खून है, कुछ नया करने का जुनून सवार हो जाए तो कुछ कह नहीं सकता। सुबहान ने सरसरी सा तारुफ दिया। अच्छा तो आपकी सिस्टर भी आपके साथ बिजनेस में है, जैसे हमारी मिशेल? मेरा फ़ख्र, मेरा गरूर, मेरा राइट हैंड है वो। सनी जितनी मुनाफ़िक़त दिखा सकता था वो इस वक्त दिखा रहा था। मिशेल को देखकर कुछ मुझे बहुत प्राउड फील हुआ। इनफैक्ट मैं तो कल मिशेल की मिसाल बुराक को दे रहा था कि इस लड़की से सीखो, इस लड़की ने कैसे अपने भाई का आधा बिजनेस संभाला हुआ। यू आर वेरी लकी आई मस्ट से। हमारी सिस्टर थोड़ी शाय है, अवॉइड करती है ये पार्टीज वगैरह भी। आजकल तो थोड़ा मजहबी हो रही है। बस ये फ्रेंड सर्कल जहाँ ले जाए, सुबहान ने हंसते हुए बताया। अरे ये 3-4 दिन का शौक होता है, खुद ही ठीक हो जाएगी। अभी एज भी छोटी होगी। बड़ी चालाकी से वो सुबहान को शीशे में उतार रहा था। हाँ 22 या 23 होगी। वैसे वो लगती छोटी है, मासूम है, बहुत चालाक नहीं है। सुबहान के लहजे में बहन के लिए बहुत मोहब्बत थी। मैं मिशेल के लिए बहुत परेशान हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई सादा सा ख़ानदान हो, कोई बनावट ना हो, और मेरी बहन अगर बिजनेस करना चाहो तो उसे कोई पाबंदी ना हो। सनी ने ग्लास के टॉप पर उंगली फेरी। लहजे में ज़माने भर की मोहब्बत थी। शी इज़ सुपर वुमन। आजकल के लड़के तो बहुत ब्रॉड माइंडेड है। हमारा बुराक ऐसा ही है। सुबहान ने एक बार फिर सनी को उसकी मतलूबा इन्फॉर्मेशन दे दी। हाँ मगर थोड़ा उलट हूँ मैं। मेरा अपनी लाइफ पार्टनर को इस दुनिया से दूर रखने का इरादा है। मुझे टिपिकल हाउसवाइफ चाहिए जो मुझे संभाले, मेरे घर को। मेरे पास इतनी दौलत है, शोहरत है, तो मेरी बीवी क्यों ज़माने की नरमी सर्दी देखे। तभी तो आज तक शादी नहीं की। खैर मैं ज़रा बाकी गेस्ट से मिलूँ। यू मे कैरी ऑन। वो अपना कोट ठीक करता हुआ चेयर से उठा। वो जानता था कि जो पत्ता वो फेंक कर आया, सुबहान अपना उसे ज़रूर उठाएगा। सनी इन सारे लोगों के दिमाग में घुसना जानता था और सुबहान का माइंड वो काफ़ी हद तक काबू कर चुका था। अंधेरे कमरे में नीम और रोशनी फैली हुई थी। बाहर शहर की जगमगाती रोशनियां और अंदर मुकम्मल खामोशी। सनी अंसारी बेड पर नीम दराज था, हाथ में सिगार, आंखें बंद किए वो किसी सोच में गुम था। सोचों में ऐसा डूबा जैसे दुनिया और माफिया से बेखबर हो। इसी लम्हे उसके दोस्त सिमी, जो पार्टी के बाद उसके पास रुकी थी, आहिस्तगी से उसके करीब आई। इसके हाथ में दोज़ख का परवाना था, लिबास बेहद बेबाक। वो खामोशी से सनी के पास बैठी, कुछ लम्हे उसे गौर से देखा, फिर धीरे से इसका सिगार उसके हाथ से लेकर मेज पर रख दिया। सनी ने कोई रद्द अमल न दिया। किस सोच में हो सनी? उसने नरमी से पूछा। सनी की नजरें उसकी तरफ उठी, लेकिन चेहरे पर कोई जज्बात न थे। सनी अपनी सोच किसी से शेयर नहीं करता, ना ही कोई चाल। सिमी ने दिलकशी से मुस्कुराकर इसके बरहना सीने पर उंगली फेरी। तुम्हारी चालें तो वैसे भी बहुत खतरनाक होती, मगर इस बार दिल में क्या है? सनी ने गहरा सांस लिया और धीरे से बोला। दिल में कुछ भी नहीं, शादी करने का सोच रहा हूँ। सिमी ने हल्का सा कहका लगा। अगर वो दिल मांग ले तुमसे? सनी ने तल्ख मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। सनी अंसारी का दिल कभी किसी को नहीं मिल सकता। वो इसके करीब आ चुकी थी, वजूद से लिपटी, जज्बात से भरपूर। सनी छोड़ो ना सब, सच में मुझसे शादी कर लो। उसने धीरे से सनी के गले में बाजू डाले। उसके लम्स में इल्तिजा भी थी और नाजुक जिद भी। तुम्हारा वो शौहर मर जाएगा हमसे। सनी ने बेड से उठना चाहा, मगर सिमी ने हाथ पकड़कर उसे रोका। सनी ने उसकी आंखों में देखा, इस लम्स को महसूस किया, मगर इसकी आंखों में कोई तासुर नहीं था। वो उठकर बेड के किनारे बैठा, सिगरेट सुलगा और धुएं के हल्के बनाता हुआ बोला। तुम जानती हो ना, सनी अंसारी मोहब्बत और निकाह के खेल में नहीं पड़ता। तो फिर क्यों कर रहे हो? जैसे चल रहा है चलने दो। समी भरपूर बहस के मूड में थी। सिमी ने कंधे पर सर रखा। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मगर हम सिर्फ दोस्त हैं। मैंने तुम्हें मना किया था, मगर तुम इस आग में खुद कूदी हो। जाओ अपने शौहर का टाइम दो, घर आ गया होगा। सनी अंसारी का दिल ना आज नरम हुआ था, ना कल होगा। तुम अकेली नहीं हो, मोहब्बत करने वाली बहुत सी हैं, लेकिन सनी जिसे अपनाता है वो सिर्फ उसके फ़ायदे का सौदा होती है। सिमी ने हैरत से उसे देखा।
تو تم صرف زمین بزنس اور پیسے کے پیچھے ہو؟ سنی نے کہا لگایا، محبت کرنے کے لیے دل چاہیے جو سنی کے پاس نہیں، لیکن حساب کتاب کے لیے دماغ کافی، اور وہ مجھے وراثت میں ملا ہے۔ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھا، انگلی سے اس کے چہرے کو چھوا، نرمی سے بولا، تم اچھی ہو پر تم زندگی کا سودا نہیں، صرف لمحوں کی مہمان ہو۔ سنی انصاری کے خواب بڑے ہیں، اور ان خوابوں میں صرف تاج، تخت اور نام ہے، نہ محبت، نہ وفا۔ تم جتنے خوبصورت ہو اتنے ہی خطرناک اور شاطر بھی، پھر بھی لوگ تمہارے پیچھے دیوانے کیوں ہیں؟ سمی نے اس کے نزدیک آ کر سرگوشی کی۔ سنی انصاری نے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں عجیب سا سحر، ایک دعوت، ایسی جسے سنی انکار نہیں کر سکا۔ وہ لمحہ جب دل خاموش تھا اور نفس بول رہا تھا، وہ لڑکی آہستہ سے سینے سے سنی کے لگ گئی۔ لمحہ لمحہ غربت بڑھتی گئی، سنی کا جسم ساکت مگر نفس بے قابو۔ بس ایک آخری بار، سنی نے خود کو بہلایا، لیکن اسے خود بھی پتا تھا کہ یہ آخری کبھی آخری نہیں ہوتی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا، سمیر باہر رہ گیا، اور اندر صرف سنی اور وہ لڑکی، اور وہی پرانی جنگ جس میں کبھی بھی سچ نہیں جیتتا۔ وہ لڑکی سنی کو اپنی طرف متوجہ کر چکی تھی۔ ایک بار پھر ہوس اور گناہ کے جذبات بھڑک اٹھے تھے۔ ہوس ایک بار پھر نفس پر حاوی ہو گیا تھا، نفس ہار گیا اور ہوس جیت رہی تھی۔ سنی نے پلکیں بند کی، ایک لمحے کو دل نے کچھ کہا، نفس نے ٹوکا، لیکن اسے دبایا، اسے خاموش کرا۔ سنی خوب جانتا تھا، اس نے آہستگی سے قدم آگے بڑھائے، وہ خود کو گرا رہا تھا، ایک ایسے دلدل میں جو مانوس بھی تھی اور ہولناک بھی۔ وہ خود کو خلاصت میں لپٹا رہا تھا۔ سنی انصاری جانتا تھا یہ رات بھی وہی انجام لے کر آئے گی، لذت، لذت اور صرف لذت۔ وہ جا رہا تھا ایک اور ہار کی طرف، نفس کی ہار، ایمان کی ہار، اور ایک بار پھر نفس ہار گیا، ہوس جیت گئی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنی بالیاں کھینچ کر اتار رہی تھی، لباس اس نے ابھی تک نہیں بدلا تھا، چہرہ غصے سے تپ رہا تھا۔ اس براق کی ہمت کیسے ہوئی مجھ پر آواز اٹھانے کی؟ وہ زیر لب بڑبڑائی، پھر الماری کا دروازہ زور سے بند کر دیا۔ سب کے سامنے میری بے عزتی کی، اور میں خاموش رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی سی آئی، مگر اگلے ہی پل وہ آنسوؤں کو پی گئی۔ نہیں مشل، تم کمزور نہیں ہو، تم نے خود کو بنانے میں سال لگائے ہیں، کوئی براق دھمکی نہیں دے سکتا۔ اس نے زور سے اپنا موبائل بیڈ پر پھینکا، پھر واپس آئینے کے سامنے آئی۔ مشل نے آئینے میں خود کو دیکھا، پھر لبوں پر ایک کٹیلی مسکراہٹ ابھری۔ اس کی آنکھوں میں چمکتا غرور، ہونٹوں پر زہریلی ہنسی۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی خوشبو کی بوتل اٹھائی، زور سے نیچے پٹکی۔ براق، تم نے غلط لڑکی سے پنگا لیا، اب میں دکھاؤں گی تمہیں اسکینڈل کیسے بناتے ہیں۔ تم کو مزہ نہ چکھایا تو میرا نام بھی مشل انصاری نہیں ہے۔ مشل نے غصے سے چلتے ہوئے اپنا موبائل اٹھایا۔ فون جیسے ہی ملا وہ سرد لہجے میں بولی، مجھے براق قریشی کی ہر ایک ڈیٹیل چاہیے، سن رہی ہو؟ صبح ہوتے اس کی پوری انفارمیشن میری ٹیبل پر ہونی چاہیے۔ کون ہے، کیا ہے، کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، بزنس میں کہاں کہاں گھسا ہوا ہے، اور خاص طور پر اس کی کمزوریاں، ایک بھی چیز چھوٹنی نہیں چاہیے، سمجھی؟ براق کے آفیشیل ریکارڈز میرے آفس میں ہوں، آج ہی۔ مشل نے کال کاٹ دی اور دھپ سے صوفے پر بیٹھ گئی، آنکھوں میں انتقام کی چمک تھی۔ اب دیکھتے ہیں براق قریشی، تم کتنے پانی میں ہو۔ ہلو میری گڑیا، کیسی ہو؟ کہاں رہتی ہو سارا دن بیٹا، بھائی سے ملنا چھوڑ دیا اب تو؟ ولیجہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی اپنا ناشتہ کر رہی تھی جب سبحان جوگنگ سے واپسی پر اس کے پاس ہی رکیا۔ السلام علیکم بھائی آپ سلام کیوں نہیں کرتے؟ یہ ہیلو مت کہا کریں پلیز۔ ولیجہ نے سبحان کا ہاتھ پکڑ کر چوما۔ سبحان اپنی بہن کی اس عطا پر فدا ہوا۔ بھائی آپ خود تو گھر ہوتے ہی نہیں، اتنی لیٹ آتے ہیں، میں تب تک سو جاتی ہوں، وہ نروٹھے پن سے بولی۔ سبحان چیئر گھسیٹ کر ولیجہ کے پاس بیٹھا۔ کیوں اتنی جلدی کیوں سوتی ہو؟ وہ حیران ہوا۔ بھائی مجھے فجر کے لیے اٹھنا ہوتا ہے، دیر سے سوتی ہوں تو اٹھا نہیں جاتا۔ ولیجہ سلائس پر چیم لگاتے ہوئے بہت اعتماد سے بولی۔ سبحان نے اپنی بہن کا چہرہ غور سے دیکھا۔ ولیجہ کے چہرے پر ایک اطمینان تھا، ایک سکون، سر پر دوپٹہ جمائے وہ ناشتہ کر رہی تھی۔ ولیجہ، سبحان نے بہن کو محبت سے پکارا۔ جی بھائی۔ ولیجہ نے سر اٹھا کر بھائی کو دیکھا اور مسکرا کر وہی سلائس بھائی کے منہ سے لگا دیا۔ سبحان نے ہنستے ہوئے اس کے ہاتھ سے ایک بائٹ لیا۔ ایک بات پوچھوں، یہ اتنا بڑا چینج کیسے آ رہا ہے تم میں؟ مطلب تمہاری گفتگو، تمہاری سوچ، تمہاری ڈریسنگ، رہن سہن، سب کیسے بدل گیا اتنی جلدی؟ مجھے تو یاد ہے جب سال پہلے میری ایک فرینڈ آئی تھی، تم سے مل کر اس نے ہمارے خاندان کا فیشن آئیکن کا انتخاب دیا تھا، اور ابھی اتنے ڈھیلے ڈھالے کپڑے، سر پر یہ دوپٹہ، یہ سب تم کس لیے کر رہی ہو؟ سبحان کے سبھار پر ولیجہ نے مسکرا کر بھائی کو دیکھا۔ یہ سب میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہی ہوں بھائی، اور رہی بات میرے لائف سٹائل اور نظریات کی، تو جب ہدایت آ جائے
इंसान को तो वो फिर हर तरह से बदल जाता है। जो जिंदगी मैंने 22 साल गुजारी वो एक मैस थी, भटकी हुई। वो बात मुकम्मल करके फिर से चाय की घूंट भरने लगी। मगर मेरी बच्ची, जिंदगी तो तुम्हारी वो अच्छी थी, दुनिया का महंगा कपड़ा पहनती थी, ब्रांडेड परफ्यूम, ज्वेलरी, क्या तुम इन सब को मिस नहीं कर रही? वो पार्टीज, फ्रेंड्स कहाँ हैं तुम्हारी सारी? सुबह ने एक और सवाल किया। महंगे कपड़े, ब्रांडेड परफ्यूम, गाड़ी, बैंक बैलेंस, ऐशो इशरत। सोचा है कभी कि जब हमारी रूह कब्ज कर दी जाएगी तो इनमें से कोई भी चीज़ रत्ती बराबर भी हमारे साथ नहीं जाएगी? ये सब कुछ दुनिया का माल है, दुनिया वालों के लिए ही छोड़ जाएंगे। सिर्फ एक कफन होगा हमारे जिस्म पर जो सबका एक जैसा होगा। वलीजा ने कलाई पर बंधी घड़ी में टाइम देखा। भाई, मेरी सब दोस्तें जहन्नुम रसीद हो गई। वो मेरा मजाक उड़ाती। ऐसी दोस्तों की मुझे ज़रूरत नहीं है जो मेरे मुंह पर कुछ और पीछे कुछ और हैं। वैसे भी इज्जत बहुत महंगी चीज़ है, सस्ते लोगों से इसकी तवक्को नहीं रखनी चाहिए। वो पानी का गिलास जल्दी जल्दी पीती हुई उठी। अच्छा लड़की, मगर इतनी जल्दी सब किसकी बात की है बच्ची? आराम से खा लो पहले। और ये तुम्हारे हाथ में क्या चीज़ें हैं? सुबह ने वलीजा को टेबल से कुछ काले रंग के छोटे छोटे पीसेस उठाते हुए पूछा। भाई, आज मेरी आजमाइश का पहला दिन है, आप मेरे लिए दुआ करिएगा ना प्लीज़, कि मैं पूरी उतरूँ। वो बच्चों की तरह सुबहान के गले लगी। वलीजा, तुम कैसी बातें करने लगी हो? कैसी आजमाइश? कौन सी आजमाइश? वो अब हकीकत में वलीजा को देखकर परेशान हुआ। इसकी बहन ऐसे तो बातें नहीं करती थी। भाई, आज से मैं अपनी पहली बार प्रॉपर हिजाब करूंगी। ये छोटे पीसेस नहीं, ये हम औरतों की शान है। वो बहुत खुशी से अपने भाई को हर बात बता रही थी। वलीजा, तुम्हें अंदाजा भी है इस हुलिये में देखकर मम्मा तूफान खड़ा कर देंगी। सुबह ने खड़े होते हुए वलीजा को समझाना चाहा। भाई, ये सब मैं जिसको खुश करने के लिए कर रही हूँ वो राजी हो गया तो किसी की नाराज़गी को कोई अहमियत नहीं रहेगी मेरे नज़दीक। मैं कोई गलत काम नहीं करी, मैं यहाँ पर इनकी पाबंद नहीं हूँ। उसने बेपरवाह होते हुए दोनों ग्लव्स हाथों पर चढ़ाए, काले रंग मुंह पर ब्लैक मास्क पहना। सुभान तो उसे देखकर सदमे में ही चला गया। मामा ठीक कहती हैं वलीजा, कोई है जो तुम्हें बिगाड़ रहा है। प्लीज़ हटाओ ये सबको। टाकू लग रही हो, मैं भाई हूँ तुम्हारा, मुझसे पर्दा करोगी अब? सुभान नाराज़गी से बोला, मैं भाई हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगा, तुम बाकी सबको कैसे फेस करोगी? ओह भाई, आपसे क्यों करूँगी मैं पर्दा? मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, ये तैयारी उधर के लिए। क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा कि आपकी बहन पर आपको एक बुरी और गंदी नज़र नहीं डालेगा? और रही बात फेस करने की, सिर्फ एक साथ है जिसके आगे मुझे सुरखरू होना है। बाकी कौन मेरे लिए क्या सोचता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वरीजा अपना बैग उठाती बाहर जाने को बेताब थी। सुभान ने अपनी शहद रंग आंखें बंद की और खुद को पुरसकून किया। उसे वलीजा की बातों से घुटन हो रही थी। वलीजा, ये तुम जो कुछ भी कर रही हो उसका तुम्हारी लाइफ पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। हमारी फैमिली, हमारा ख़ानदान किस किस को मुंह दोगी? वो सब मजाक उड़ाएंगे तुम्हारा। बच्चे, तुमको हिजाब पसंद है, बेशक करो, मगर जैसा देश वैसा भेस वाला काम करो। जिस महफिल में जाओ बस इन जैसी हो जाओ। सुबह ने ताज्जुब भरी निगाहों से अपनी बहन को देखा जिसकी बस आंखें नजर आ रही थी। आप मुझे मुनाफिक बनने का मशवरा दे रहे हैं? मेरा दिल अब इन महफिलों, लोगों और इनकी बातों से उठ गया है। मैं अपनी ज़िंदगी में सीखने और अमल करने के मराहिल से गुजर रही हूँ। अभी एक सहने का अमल शुरू नहीं हुआ, वो बाकी है। मैंने कभी ये नहीं चाहा कि मेरे लिए आसमान से कोई सितारा तोड़ा जाए, ना ही ये कि कोई याकूत और मुरझान तोहफे में दिए जाए। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश तो बस इतनी है कि कभी कोई खूबसूरत लफ्ज़ सही वक्त पर हमारे दिल की ख्वाहिश के मुताबिक हमारे ज़ख्मों पर मरहम रख दे, कि मेरी ज़िंदगी में कुछ सुकून हो, कि मुझे अपनी पसंदीदा चीज़ों से जुड़ने का एहसास हो, कि मुझे अपने करीब मौजूद लोगों के साथ एक मजबूत ताल्लुक़ और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास मिले, कि मैं अपने इस खौफ पर काबू पाकर ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ, कि मैं हर उस शख्स के दिल में अपनी एक खूबसूरत याद छोड़ के जाऊँ जो मुझे जानता हो, ताकि जब मैं इस दुनिया से रुखसत हूँ तो कोई मेरे लिए रब कायनात से दुआ करे, मैं खुलकर इस खुशी और गम का इजहार करूँ, बगैर किसी झिझक के, बगैर किसी खौफ के, कि मुझे वो तवज्जो और मोहब्बत मिले जिसकी मैं मुस्तहिक हूँ, कि मैं अपने असल रूप में ज़िंदा रह सकूँ, बगैर किसी बनावट, बगैर किसी उलझन के। मेरी आपको दुआ है कि आपकी ज़िंदगी में भी कोई हिजाब वाली आ जाए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि औरत कितने सुकून में होती है खुद को छुपाकर, और भी ज़्यादा इसका महरम सुकून में होता है औरत को नामहरम से छुपाकर। उफ वलीजा, तुम तो पूरी फ़िलासफ़र बन गई हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। खैर, मेरी फ़िलहाल तुम्हारे लिए बेस्ट विशेज़ है कि तुम मम्मी से बच जाओ। सुबहान ने शरारत से उसे देखकर कहा तो वलीजा की भी हंसी छूटी। भाई जज़ाकल्लाह, इसकी मुझे अशद ज़रूरत है। वो दोनों बातें करते हुए बाहर निकल गए। माज ने कई दिनों से दिल में छुपे लफ्ज़ों को ज़बान तक लाने का फ़ैसला आखिरकार कर ही दिया।
वलीजा की आंखों में जो ख्वाब देखा था वो इन ख्वाबों का हकीकत बनाने का वक्त आ गया था। वो जानता था कि पहला कदम उस शख्स से बात करना जिसने उसे बाप बनकर पाला, मोहब्बती हौसला दिया, एहसन कुरैशी। एहसन साहब लॉन की कुर्सी पर बैठे जूस पी रहे थे। अखबार उनकी गोद में रखा था और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, जैसे किसी अच्छी खबर ने दिल खुश कर दिया। माज आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ इनके पास आया। कदमों की चाप पर एहसन साहब ने नजरें उठाई। आओ बेटा, आओ बैठो, उन्होंने नरमी से कहा। क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो? माज बैठ गया। दिल की धड़कनें तेज थी मगर चेहरे पर संजीदगी तारी थी। ताया अबू, एक ज़रूरी बात करनी थी। कुछ देर के लिए सिर्फ मुझे माज नहीं, आपका बेटा बनकर सुन दीजिएगा। एहसन कुरैशी ने फौरन संजीदगी से इख्तियार की। जूस का ग्लास मेज पर रखा और पूरी तवज्जो से माज की तरफ देखा। हमेशा बेटे की तरह समझा है तुम्हें। कहो, क्या बात है? माज ने गहरी सांस ली और अपने अल्फाज तरतीब दिए। मैं ज़्यादा घुमा फिरा कर बात नहीं करूँगा। मुझे यकीन है कि आपको अंदाज़ा है मैं किसके बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं वलीजा से मोहब्बत करता हूँ और चाहता हूँ ताया अबू, और मैं चाहता हूँ कि आप इस रिश्ते पर गौर करें। मैं जानता हूँ कि अभी मैं मुकम्मल नहीं हूँ, मेरा करियर इब्तदाई मरहले में है, मगर मैं मेहनत कर रहा हूँ और सिर्फ अपने लिए, वलीजा के लिए। एहसन कुरैशी ने माज को बखौर देखा। उनकी आंखों में जज्बात का एक समंदर छुपा हुआ था। उनकी गहरी खामोशी माज को बुरी तरह से डरा रही थी। माज, तुमसे प्यारा मुझे कोई भी नहीं। मेरे भाई की आखिरी निशानी हो, मेरा गरूर, मेरा फ़ख्र हो। मगर बेटा, अपने ताई की ख्यालात तो तुम अच्छे से जानते हो। वो वलीजा का रिश्ता बहुत अच्छी जगह और ऊंची जगह पर करना चाहती हैं। तुम्हारी और वलीजा की चाहत मुझसे ढकी छुपी नहीं है। दिल से मैं भी यही चाहता हूँ, मगर मेरी बात की कोई अहमियत है ना कोई हैसियत। मगर माज, ये फैसला बहुत अहम है। तुम जानते हो कि वलीजा सिर्फ मेरी बेटी नहीं, मेरी अना है। लेकिन मुझे खुशी है कि जिस शख्स ने उसे चुना वो मेरा अपना खून है। माज की आंखें नम हो गईं। उसके चेहरे पर शुक्रगुजारी की चमक थी। मगर एहसन साहब ने एक साथ उसके कंधे पर हाथ रखते कहा, तुम्हें अपनी मंजिल खुद बनानी है, अपने कदमों पर खड़ा होना है। मैं रिश्ता दूंगा, मगर उस दिन जब मुझे लगेगा कि मेरा बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो गया। बेशक खुद गर्ज समझ लो मुझे, मगर मैं चाहता हूँ कि इसकी ऐशो इशरत में कोई कमी ना आए। मेरी बेटी मुरझा ना जाए। मेरी बेटी में मेरी जान है। उसकी एक आंखों में आंसू देने वाला मेरा दुश्मन है। इतनी दौलत कमा लो कि सुभान और तुम्हारी ताई अम्मी का मुंह बंद हो जाए। वो दोनों बला के दौलत परस्त हैं। माज ने सर हिलाया कि वादा है ताया अबू, मैं वो दिन ज़रूर लाऊंगा। इतना ही पैसा कमा कर दिखाऊंगा, मगर वलीजा मेरी अमानत है आपके पास। माज खुश था, बहुत खुश था। इसकी चमकती आंखें खुशी से भरपूर चमक रही थी। क्या वलीजा को एतमाद में लिया तुमने बात करने से पहले? ऐसा ने कुछ सोचते हुए दोबारा सवाल किया। जी, चाहे ताया अबू, वो भी इस रिश्ते को लेकर संजीदा है। माज को कल रात की बेरुखी याद आई। किस तरह अजनबी बनी रही? कल रात माज उसे बहुत कुछ बताना चाहता था, मगर इसके लहजे में इतना अजनबीपन था कि वो कुछ बोल भी ना सका। कभी कभार हमें वाकई किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत होती है जिससे हम अपना असल हाल बयान कर सके। वो हाल नहीं जो हम हर किसी से कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, बल्कि वो हाल जो अंदर से बिखरा होता है, थका हुआ, अधूरा सा होता है। हमें एक ऐसा कान चाहिए होता है जो सिर्फ सुने, ना हुक्म दे ना मशवरा, बस खामोशी से सुन ले और दिल को थोड़ा सा हल्का कर दे। क्योंकि मैं ठीक हूँ हमेशा सच नहीं होता, ये सिर्फ एक पर्दा होता है दिल की गहरी खामोशी पर। मगर उसकी फरमाइश भी याद आई, मेरे महरम बन जाए। ठीक है तायब, मैं अब निकल रहा हूँ। आज मैं अपने अपार्टमेंट में भी शिफ्ट हो रहा हूँ। माज अपनी नशिस्त से खड़ा हो गया। तुम चाहो तो रुक सकते हो यहाँ पर, यह भी तुम्हारा ही घर है। तुमने घर बदलने का फैसला जल्दबाजी में किया। ऐसा नहीं खड़े होते हुए इसे रोकना चाहा। नहीं ताया अबू, मैं यहाँ पर रहकर वो नहीं बन सकता जो आप चाहते हैं। मेरी ज़िंदगी का नया सफ़र है। मुझे दुआओं के साए में रुखसत कीजिए और अपनी अमानत आपके सुपुर्द करके जा रहा हूँ। वलीजा का हाथ अब मैं तब ही मांगूंगा जब मैं कुछ बन जाऊंगा। वो अपने ताया अबू को वादा याद दिला रहा था। बेफिक्र हो जाओ, अल्लाह पाक तुम्हें तुम्हारे हर फैसले पर कामयाब करे। ऐसा ने बहुत सी दुआओं में उसे रुखसत किया, मगर वो जानते थे कि आगे के मराहिल किस कदर मुश्किल थे। यूनिवर्सिटी के कॉरिडोर में कदम रखते ही वलीजा के दिल में अजीब सी घबराहट थी। वलीजा अपने फाइल सीने से लगाया आहिस्ता आहिस्ता बेंच की तरफ बढ़ रही थी। स्याह अबाया, साफ सुथरा हिजाब। आज पहला दिन था जब वो मुकम्मल हिजाब और अबाया में आई थी। जहाँ पहले इसकी चमकती जीन्स, छोटी शर्ट और बेफिक्री से लोगों की तवज्जो का मरकज़ बना करती थी, आज वह सरापा सकून बन चुकी थी। ओहो, देखो कौन आया है, वलीजा बीबी। एक आवाज़ कानों में पड़ी, साथ ही चंद लड़कियों की हंसी गूंज उठी। पीछे से आवाज़ आई,
अरे आज तो वलीजा ने पूरा का पूरा पर्दा कर लिया। अरे ये वही वलीजा है ना, वलीजा अंसारी, इस शहर की अमीर तरीन इंसान की बेटी। दूसरी लड़की ने कह कहा लगाया। लगता है इस पे कोई मौलवी आशिक हो गया, इसलिए रंग बदल रही है। वलीजा का दिल जोर से धड़का, आंखों में नमी सी तैर गई, मगर उसने रुख मोड़कर कुछ नहीं कहा। वो खामोशी से बेंच पर आ बैठी। या अल्लाह, मैं कमज़ोर हूँ, मुझे साबित कदम रखना। मुझे हंसने वालों से नहीं, अपने इरादे के लरसने से डर लगता है। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, आंखों में नमी थी, मगर वो बाहर आने की इजाज़त नहीं दे रही थी। ये सब वही तो थी, वो खुद से बड़बड़ाई, जो कभी मेरे हर दर्द की दवा थी, जो मेरा मेकअप संभालती, मेरी सेल्फीज में बेसाख्ता चहकती थी। और आज हॉन्ट कप कपाए, दिल रो रहा था। आज इन्हें मेरे अबाया पर चुभन हो रही है, आज इन्हें मेरे हिजाब से एलर्जी है। आज वही आंखें जो कभी मोहब्बत से देखती थी, आज नफरत, तंज और अजनबियत से देख रही। वह ज़मीन पर नजरें जमाई बैठी रही। क्या मैं बदल गई हूँ, या उनके पैमाने इतने छोटे हो गए हैं कि मेरी तब्दीली को समेट न सके? एक ने झुककर सरगोशी की। सुन, कोई लड़का छोड़ गया है क्या? कोई पिक लिक तो नहीं होगी वलीजा बेबी? जरा पिक तो ले, मुझे ब्रेकिंग न्यूज़ लगानी है। सारे ड्रामेबाजी है, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। ये हाई सोसाइटी के लोग हर चीज़ मुफाद के लिए करते हैं, दिखावा। एक और आवाज़ वलीजा का कलेजा चीर गई। दिल जैसे टूट सा गया, लेकिन फिर एक अंदरूनी ताकत ने उसे संभाला। वो रुक कर इन लड़कियों की तरफ पलटी, नजरें उठाए और नरमी से मुस्कुराकर बोली, तुम लोगों को मेरी सारी तब्दीली अजीब लग रही है, लेकिन अगर कभी दिल की तब्दीली देखो तो शायद तुम्हें रश्क हो। ज़रूरी नहीं कि उस हाई सोसाइटी के लोग बुरे सब हो। क्या जन्नत का ठेका तुम लोगों ने उठा लिया है? लड़कियां चौंक गई। वलीजा के लहजे में ना गुस्सा था, ना शर्मिंदगी, बस एक पुख्तगी थी। वो अपनी बात कहती हुई चली गई, रुकी नहीं। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कोई इसके लिए क्या बोलता है। वो अपने किसी अमल पर शर्मिंदा नहीं थी। यहाँ सिर्फ एक वलीजा ही तो नहीं थी, हिजाब वाली बहुत सी लड़कियां थीं। कुछ मुकम्मल हिजाब करती थीं, कुछ चादर से खुद को लिपटाए रखती थीं, कुछ का चेहरा खोला होता, मगर किसी को भी कोई तंग नहीं कर रहा था। वलीजा सबकी तवज्जो का मरकज़ बन गई थी। इसका बोल्ड होलिया, इसका बैकग्राउंड, किसी से इतनी बड़ी तब्दीली हजम नहीं हो रही थी। दरअसल तो ये वलीजा को अपने ग्रुप्स में वापसी चाहती थी। इसका दिल तोड़कर दिखाना चाहती थी कि ये पर्दा हिजाब वलीजा जैसी लड़की नहीं निभा सकती थी। वलीजा को बस अपनी क्लास खत्म होने का इंतज़ार था। आज उसे शाइस्ता आपा की क्लास लेनी थी। वलीजा को बस वहीं पर ही सुकून मिलता था। फ्रेंच खिड़कियों से रोशनी अंदर आ रही थी। सफ़ेद पर्दे हल्की हवा में लहरा रहे थे। बुराक ने पर्दे हटाए और बड़े इत्मीनान से बाहर का मंजर देखा। सामने नीला आसमान, नीले रोशनियों से जगमगाता शहर। यार, हमारा अपार्टमेंट तो बहुत ही खूबसूरत है। बुराक बच्चों की तरह खुश हुआ। माज पानी का ग्लास हाथ में लिए रुका। हमारा? क्या मतलब हमारा? माज ने आईब्रो को उठाकर पूछा। बुराक बड़े सुकून से हाथ जेब में डाले चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते हुए बोला, मैं भी तेरे साथ रहूंगा ना? जहां माज वहां बुराक। उसने बेड पर जंप मार के पूरे बेड पर टांगे फैलाई। नहीं, हरगिज नहीं, बुराक तुम यहाँ नहीं रहोगे। माज ने बुराक को रोका। बुराक ने सर उठाया। बकवास ना कर, बड़ी प्यारी नींद आ रही है, सोने दे थोड़ी देर। और तुझसे पूछा किसने है? वो उठकर बैठा और उंगली से सामने की तरफ इशारा किया। सामने देख, वो कोने में क्या रखा है। माज ने मुड़कर देखा, जहाँ बुराक का बड़ा वाला बैग था। तू तू अपना बैग भी उठा कर ले आया? माज अपना सर पकड़ कर बैठ गया। हाँ, मैं रहने आ चुका हूँ, न तुझसे पूछा न इजाज़त ली। अब तू हट, चाय ला और छुट्टी कर, ये रूम मेरा है। बुराक ने उसे मजीद चिढ़ाया। मैं नहीं मानता यार, तू यहाँ नहीं रह सकता। मैं तेरी अम्मी को नाराज़ नहीं कर सकता। माज ने प्यार से समझाया। माज, तेरा मसला क्या है? मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता, तो अच्छी तरह से जानता है। बुराक को भी अब गुस्सा आ रहा था। बुराक, मैं कह रहा हूँ तेरी अम्मी मुझ पर केस कर देगी यार, तू नहीं रह सकता यहाँ। माज ने फिर से समझाया। तू सोच भी कैसे सकता है मेरे बगैर रहने का साले? तू रहना चाहता है ना, तो चल फिर रह के दिखा। मैं भी जा रहा हूँ। उसने जज्बात में आकर दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा। मैं नहीं रहता तेरे साथ, मर जा इधर अकेला। मैं जा रहा हूँ अकेला तुझे छोड़ के, अब रोकेगा तो भी नहीं रुकूंगा। बुराक जज्बाती हुआ। माज ने बेयकीनी से बुराक को देखा। तू तू सच में जा रहा है? माज ने यकीन दहानी चाही। हाँ, जा रहा हूँ, बुराक ने फुर्ती से जवाब दिया। तो फिर तो गलत दरवाजे पर खड़ा है, वो बाथरूम का दरवाज़ा है, बाहर जाने वाला दरवाज़ा मेरे पीछे है। माज ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए इसे सीधा रास्ता दिखाया। हाँ, तो मैं बाथरूम में ही जा रहा हूँ, घर से बाहर जाएं मेरे दुश्मन। मैं फ्रेश होकर आ रहा हूँ, चाय पिला दे अच्छी से। वो ऑर्डर देता हुआ अंदर गायब हो गया।
माज ने मोहब्बत से अपने दोस्त को देखते हुए सर को झटका। जानता था 2 दिन से ज़्यादा तायमी उसे यहाँ रहने नहीं देंगी। सुबह ऑफिस में जैसे ही मिशेल अपने ऑफिस में दाखिल हुई, सिबा पहले से मौजूद थी। इसके हाथ में एक फाइल थी। मैम, ये रही बुराक कुरैशी की इन्फॉर्मेशन। सिबा ने कतरे झिझकते हुए फाइल आगे बढ़ाई। मिशेल ने फाइल पकड़ी, एक नज़र सिबा पर डाली, फिर फाइल खोली। लेट्स सी, हमारे फ्रेंडली दुश्मन का कच्चा चिट्ठा। मुजरिल मुस्कुराई जैसे कोई खजाना हाथ लगाओ। सफ़ा पलटते पलटते उसके होंठों पर एक और तंजिया मुस्कुराहट हुई। उम्र से 25 साल। ओवर स्मार्ट। सफ़र पलटा। अगली लाइन ने लम्हे भर को इसे खामोश करा दिया। कराची में ओल्ड हाउस, ये क्या नया ड्रामा है? उसकी नज़रें सतर पर भाग रही थी। ना सिर्फ बनाया बल्कि पूरी एशिया का सबसे बड़ा ओल्ड बनाने का प्लान कर रहा है। इसकी नज़र एक तस्वीर पर रुकी थी। ब्रॉक किसी इवेंट में बुजुर्गों के दरमियान खड़ा मुस्कुरा रहा था। छीन लूंगी ये सुकून तुम्हारे चेहरे से। वो एक लम्हे को लिए चुप हुई, फिर सर्द लहजे में बड़बड़ाई। बहुत हमदर्द बनता है ना लोगों का, मगर मुझे अच्छी तरह पता है ऐसे लोग असल में क्या होते हैं। सुभान के साथ पास्ट पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, 50-50। मिशेल ने झट से फाइल बंद की, लब सख्ती से भींच लिए। सेबा, बुराक कुरैशी के इस होल्ड होम के बारे में मुझे हर वो चीज़ चाहिए जो फाइल में नहीं है। ग्राउंड रियलिटी, कौन लोग हैं वहाँ, किससे फंडिंग आ रही है, और सुभान की पूरी बिजनेस हिस्ट्री, वो भी निकालो। मिशेल ने खिड़की के पार देखते कहा, जहाँ सूरज अपनी रोशनी बखेर रहा था। बुराक स्कैंडल क्या होता है और झूठे स्कैंडल कैसे बनते हैं मैं तुम्हें बताऊंगी। जस्ट वेस्ट एंड वॉच। मिशेल ने कुर्सी पर टेक लगाकर आंखें बंद की और पुरसकून लहजे में कहा, मेरी इस शहर के सबसे बड़े रिपोर्टर से मीटिंग फिक्स करो। ब्रेकिंग न्यूज़ है मेरे पास, ऐसी खबर जो न्यूज़ चैनल की रेटिंग आसमान से भी ऊपर ले जाएगी। मैम, आपका मतलब है बुराक कुरैशी? सेबा ने हैरत से पूछा। मिशेल की आंखें खुल गई, होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट उभरी। बिल्कुल, और ये तो अभी सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। वो ज़ेरे लब मुस्कुराती बुराक को बेबस तस्वुर कर रही थी। मैम, आज बोर्ड की मीटिंग है और आज बुराक कुरैशी अपने भाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आ रहा है। सेबा ने एक एक इन्फॉर्मेशन दी। मिशेल ने आहिस्तगी से ग्लास मेज़ पर रखा। लबों पर तल्ख मुस्कुराहट आई। इस बार मैं खुद सबको खुशामदीद कहूँगी। जाके कॉन्फ्रेंस रूम तैयार करो। तुम्हें तो मज़ा तब आएगा जब सच को झूठ और झूठ को हकीकत बनता देखोगे। मैम, रोज़ टीवी की रिपोर्टर कॉल पर है। सेबा ने कॉल मिलाकर मिशेल को इशारा किया। मिशेल ने रस्मी गुफ्तगू के बाद काम की बात की। सबूत तुम बनाओगे, कैश तुम्हें 5 मिनट बाद ट्रांसफ़र हो जाएगा। खबर मीटिंग से पहले आनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि बुराक कुरैशी जब कॉन्फ्रेंस हॉल में दाखिल हो तब तक पूरा मीडिया उसके खिलाफ चीख रहा हो। फिक्र ना करें मैम, 12 बजे की ब्रेकिंग न्यूज़ आपके कहने के मुताबिक तैयार है। टीवी स्क्रीन पर सिर्फ बुराक कुरैशी होगा और उसका नाम एक घिनौने स्कैंडल में। दूसरी तरफ से तसल्ली दी गई। मिशेल ने फ़ोन बंद करके गहरी सांस ली। तुमने मेरे बारे में बिल्कुल ठीक अंदाज़ा लगाया मिस्टर बुराक। मैं वाकई काटती भी हूँ। आज का सूरज तुम्हारी बर्बादी लेकर निकला है। बहुत शौक है ना दूसरों के दिमाग दुरुस्त करने का। हाँ, बैठकर अपनी ज़िंदगी पर रोना सारी उम्र। सूरज की रोशनी के खिड़की के पर्दे चीरती हुई अंदर आ रही थी। कमरे में हल्की हल्की रोशनी, खामोशी और गहरी नींद में डूबा मास, और दूसरी तरफ बुराक। फ़ोन की घंटी मुसलसल बज रही थी। बुराक, उठ, तेरा फ़ोन बज रहा है भाई। फ़ोन की बीप बंद ही नहीं हो रही थी। बुराक ने लिहाफ में मुंह छुपाए जवाब दिया, तो बंद कर दे यार। फ़ोन मुसलसल बज रहा था। माज ने नींद से नीम बेदार आंखों के साथ फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ाया। आंखें मसने उस स्क्रीन पर नजरें जमा दी। ब्रो कॉलिंग। उसने आंखें थोड़ी खोली। हाँ ब्रो। फिर अचानक चौंक कर उठ बैठा। ओ भाई, ये तो सुभान भाई की कॉल है। उसने झटके से बुराक की तरफ देखा जो लिहाफ में मुंह छुपाए ख्वाबे खरगोश के मज़े ले रहा था। माज ने तकिया उठाकर उसके मुंह पर मारा। ओए बुराक, उठ यार, ब्रो की कॉल है। बुराक ने कराहते हुए मुंह निकाला। कौन ब्रो? तेरा मेरा भाई ब्रो, सुभान ब्रो। उठ, जल्दी बात कर। माज इसके हाथ में फ़ोन थमाता हुआ फ्रेश होने निकल गया। बुराक ने जैसे ही हेलो की एक सर्द सी आवाज़ उसके सारे हवास बेदार कर गई। बुराक कुरैशी, सिर्फ 10 मिनट। 10 मिनट में अगर आप तशरीफ़ नहीं लाए तो आपकी ओल्ड एज हाउस की कोई फ़ंड नहीं मिलेगा। मेरी मीटिंग ख़राब हुई तो तुम्हारा हुलिया बिगाड़ दूंगा। ये कहकर मुखालिफ कॉल बंद हो गई थी। बुराक के होश उड़ गए। ओह शू 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 शूट। लिहाफ एक तरफ, बिस्तर एक तरफ, जूते एक तरफ, और बुराक सिर्फ एक हाथ में कमीज़ थामे कमरे में चक्कर काटने लगा। ये फाइल, मेरी घड़ी, वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ गए? माँ सोफे पर बैठा मज़े से कहकहा लगाकर बोला।
फाइल तेरे बैग के नीचे है और घड़ी कल रात मैंने पहन ली थी। देखना था मेरे हाथ पर कैसी लगती है। बुराक ने झपट कर घड़ी छीनी और उसे घूरते हुए बोला, मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ है? बुराक ब्रश से बाल बनाते हुए बोला, भाई तू बात सुन। पहली बात तो ये मैं तेरी बीवी नहीं हूँ जो सुबह सुबह तेरे मुंह में नवाला डाले, और दूसरा ये तेरे अब्बा का महल भी नहीं जहाँ नौकर चाकर हूँ। शराफत से निकल ले, मुझे भी बस निकलना है काम के लिए। मास बेड की हालत को दुरुस्त करता हुआ बोला। बस यही रह गया था, बुराक बड़बड़ाया। फिर झट से ड्रेसिंग से परफ्यूम उठाई, दोबारा स्प्रे किया, फिर दिल भर के 5 बार छुश छुश छुश। मास ने चौंक कर देखा। ओए, वो मेरे ब्रांड वाली परफ्यूम है, बाहर से लाया था। बुराक ने आंख मार कर कहा, तो क्या हुआ? अहम मीटिंग है यार, बंदे की खुशबू भी प्रेजेंटेशन देती है। फिर एक अदा से कॉलर सीधा करते हुए मास के सामने आ खड़ा हुआ। बस तेरे जैसा कमीना दोस्त होना चाहिए जिंदगी में। एक दोस्त दूसरे दोस्त के घर से भूखा जा रहा है। बुराक ने हंसते हुए शीशे की तरफ इशारा किया। देख कैसा लग रहा हूँ? चौड़ा लग रहा है बिल्कुल। मास इसके करीब आ रहा और खूबसूरत सा टिफिन इसके हाथ में थमाया। ये ले पकड़, रास्ते में खाता हुआ जा। बुराक ने टिफिन को खोला जिसमें इसकी पसंदीदा रशियन सैलड थी। वाह, ये कब बनाई तूने? वो इसको टेस्ट करते हुए बोला। रात को बनाकर रखी थी। अब निकल जा, लेट हो रहेगा। मास को फिक्र थी कि बुराक कहीं लेट ना पहुंचे। कहीं जा रहा हूँ, अच्छा खासा अपनी जिंदगी जी रहा था तो ये सुभान भाई ने कहाँ फंसा दिया। तो क्या करेगा, कहीं जा रहा है? जाते जाते उसने मुड़कर देखा। मास को जो वार्डरोब में घुसा कोई ड्रेस सेलेक्ट कर रहा था। हाँ, ऑफिस के लिए जगह देखने जा रहा हूँ। कुछ इन्वेस्टर्स हैं, इनसे मीटिंग है। लेट्स सी क्या बनता है। मास ने बुराक को देखा जो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। तूने खुद अपनी ज़िंदगी को अजाब बना दिया। तुझे भाई ने ऑफ़र की तो थी, खरीद लेता तो कुछ शेयर्स हमसे, हमारे साथ कोई काम करता, मगर नहीं। क्या बनने का भूत सवार हो गया तुझ पर? बुराक ने तासुब से अपने दोस्त को देखा। मुझे अपना नाम खुद बनाना है बुराक। मुझे ना सुभान कुरैशी की मदद चाहिए और ना ही एहसन कुरैशी। मैं खुद अपनी मेहनत से बनूंगा, मुआज़ कुरैशी। वो बुराक को देखता हुआ बोला। अल्लाह तुझे हर मकसद में कामयाब करे। चल मैं निकल रहा हूँ, बेस्ट ऑफ लक। बुराक उसे बोलता हुआ जल्दी से निकल गया था और मास इस बंद दरवाजे को देख रहा था। क्या था बुराक इसके लिए? शायद दोस्त या भाई। वह इसकी ज़िंदगी का एक बेहतरीन सरमाया था। बुराक के बगैर उसकी ज़िंदगी बिल्कुल बेरौनक थी। कहीं ये भी बहन की तरह ना बदल जाए जैसे वलीजा बदल गई है, बिल्कुल वैसे। मास गहरी सांस भरता हुआ खड़ा हुआ। एक मैसेज नहीं था इस बेवफा का। मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ, क्यों हूँ, पूछना भी गवारा नहीं किया। इतना बदल गई हो वलीजा। वह अपने बालों में हाथ फेरता हुआ अफसोस से खाली इनबॉक्स को देख ही रहा था। आज वलीजा की शाइस्ता आपा के घर क्लास थी। वलीजा आज वक्त से पहले ही पहुंच गई थी। शाइस्ता आपा भी अभी नीचे नहीं उतरी थी। वलीजा ने उन्हें इत्तला दी थी कि वो नीचे इंतजार कर रही है। ऊपर इनकी रिहाइश थी और नीचे इनके शौहर ने मदरसा बनवाया था जहाँ वो बच्चियों को कुरान पाक पढ़ाती। शाइस्ता आपा की तरह उसकी 2-3 और भी टीचर्स थीं जो तो तफसीर और लफ्ज़ी मायने के साथ कुरान पाक की तालीम दे रही थी, मगर दर्स और बयान शाइस्ता आपा ही दिया करती थी। अस्सलाम वालेकुम। अरे वलीजा बेटा, तुम इतनी बारिश में आ गई, अभी तो बाकी सभी नहीं पहुंचे। शाइस्ता आपा उसे नीचे आते हुए वलीजा को देखकर मुखातिब हुई। वालेकुम सलाम। वलीजा ने मुस्कुराहट से जवाब दिया। जी आपा, दिल में बस बेचैनी थी, सोचा आपके पास आकर दिल हल्का हो जाएगा। शाइस्ता आपा ने चाय का कप वलीजा के आगे रखते हुए कहा, यह बारिश तो बड़ी रहमत वाली लग रही है, हर चीज़ से धूल को उड़ाकर लेकर जा रही है। कभी कभार बारिशें दिल की धूल भी धो देती हैं। तुम्हारे दिल का मौसम क्यों उदास है? वो इसका बुझा बुझा चेहरा देखते हुए बोली। वलीजा ने नजरें झुकाकर कहा, शाइस्ता आपा, मैं बदल रही हूँ, लेकिन लोगों ने मुझे अजीब कहने लगे, मुझे तन्हा कर दिया सब ने। यही वही लोग हैं जो मुझे कभी मेरी सर आंखों पर बिठाते थे, मगर अब। उसने बात अधूरी छोड़ दी। शाइस्ता आपा ने नरमी से इसका हाथ थाम लिया। बेटा, जो लोग दुनिया की रज़ा के लिए बदलते हैं इन्हें दुनिया अपनाती है, लेकिन जो लोग अल्लाह की रज़ा के लिए बदलते हैं उन्हें अल्लाह अपनाता है, और जिसे अल्लाह अपना ले फिर उसे दुनिया की परवाह नहीं रहती। मगर आपा, मेरा बदलना लोगों को इतना चुभ क्यों रहा है? मैं दुनिया में एक अकेली औरत तो नहीं जो हिदाब की तरफ राग़ब हूँ। इनको तो तंग नहीं किया जाता, मगर मेरे पीछे सब पड़ गए हैं। ऐसा क्यों है? वलीजा की आंखों में आंसू थे। कल यूनिवर्सिटी वाले सीन उसके दिमाग में अब भी थे। शाइस्ता आपा मुस्कुरा उठी। मैं देख रही हूँ आज वो वलीजा गायब है जो बहुत जोर से पहले दिन मेरी क्लास में आई थी। क्या इतनी जल्दी बर्दाश्त हो गई हो वलीजा, या कोई और बात है? आपा ने वलीजा की तरफ देखा जो चाय के कप को घूर रही थी। नहीं आपा, मैं लोगों को समझ नहीं पा रही।
دوسروں کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے اتنا تجسس کیوں ہے؟ کاش میں کسی غریب باپ کی بیٹی ہوتی، میرے پاس دولت نہ ہوتی تو میں بھی نظروں میں نہ آتی۔ چائے کا کپ سائڈ پر کرتی وہ شائستہ سے اپنے دل کی باتیں کر رہی تھی۔ ولیجہ، اپنا گھر، اپنی تنہائی، اپنی قبر، بس اسی پر فوکس کرو۔ کوئی کیا کہتا ہے کیا نہیں اس کی پرواہ مت کرو، کیونکہ جس دن تم پرواہ میں بھی پڑ جاؤ گی لوگ کیا کہیں گے تو تم ثابت قدم نہیں رہو گی۔ شائستہ آپا کی بات پر ولیجہ نے سر اٹھا کر دیکھا۔ آپا مجھے پرواہ نہیں ہے، رتی بھر بھی نہیں ہے۔ میں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے بچپن کی محبت چھوڑ دی تو دوست احباب کیا چیز ہے؟ مگر تکلیف ہوتی ہے، لوگ تانا دیں، جملے کسیں، آپ کی عبادت کو شک کی نگاہ سے دیکھیں۔ ولیجہ، کیا تم پر اتنی سختی آ گئی جتنی ہماری بی بی مریم پر آئی؟ کس قدر الزام لگے ان پر، کس قدر دل دکھایا گیا ان کا، کیا کیا نہیں برداشت کیا انہوں نے۔ تم چند دوستوں کے تانوں سے گھبرا گئی ہو، صرف گھر کے کچھ افراد کی سختی پر افسردہ ہو؟ تو سوچو ذرا، ان پر تو سب اکٹھے ہو کر چڑھ دوڑے تھے۔ کیا ملتی ہیں کوئی مثال تاریخ میں؟ مگر اللہ پاک نے کیسا صبر دیا انہیں، کیسے استقامت دی۔ کیا ان جیسی بھی آزمائش ہوگی کسی کی؟ اگر تمام انسان تل جائے تمہیں نقصان پہنچانے پر تو نہیں پہنچا سکتے، مگر وہی اللہ پاک نے کیسا صبر، مگر وہی جو کچھ اللہ چاہے اور تمام انسان جمع ہو کر کوئی فائدہ دینا چاہے تو نہیں دے سکتے، مگر وہی جو اللہ چاہے۔ انسانوں سے کیا ڈرنا، کیسا خوف، نہ انسانوں سے کوئی امید رکھو، نہ اپنے اللہ سے امید رکھو، تو کل توکل اور توقع صرف اللہ سے رکھو۔ شائستہ آپا نے بات کو ختم کرتے ہوئے ولیجہ کی طرف دیکھا جو بہت توجہ سے بات کو سن رہی تھی۔ آپا، شاید اچانک میری زندگی میں تبدیلی آئی ہے تو میرے لیے مشکل ہے اس سچویشن کو سنبھالنا۔ ولیجہ نے اپنی صفائی دی۔ نہیں ولیجہ، اس دنیا میں اچانک کچھ نہیں ہوتا، اس دنیا میں پتہ تک نہیں ہوتا جب تک اذن رب نہ ہو۔ اچانک کا کیا سوال ہے؟ در حقیقت جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ تمہارا بدلنا، تمہارا پلٹنا، سب مقرر تھا، سب محفوظ تھا، ایسا ہونا ہی تھا۔ ولیجہ آپا کی باتوں پر وہ لاجواب ہوئی۔ آپا، ایک بات اور، کیا آزمائش کے درجات ہوتے ہیں؟ ولیجہ کے سوال پر وہ مسکرا کر بولی، اللہ کی آزمائش ہر کسی پر آتی، مگر اسے سمجھتا کوئی کوئی ہے۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ تکلیفوں والی آزمائش ہی اصل آزمائش ہے، اس میں سختی ہے، اس میں درد ہے، دکھ ہے، تو وہی آزمائش ہے۔ اس کے برعکس سہولت اور آسائش والی زندگی میں انسان کی آزمائش ہے۔ جانتی ہوں ہم اللہ کو زیادہ کب یاد کرتے ہیں؟ جب ہم دکھ میں، درد میں، تکلیف میں ہوں۔ خوشی اور مسرت میں اللہ کو یاد کوئی کوئی کرتا ہے، تو یہ دولت، یہ آسائش، ان سب کے ہوتے ہوئے بھی کوئی اللہ کو یاد کرے، اس کی رضا میں خود کو ڈھال لے، تو یہ والی آزمائش سب سے کڑی آزمائش ہے۔ یہاں لوگ چوک جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ تمہیں اللہ نے راحت کے راستے سے چنا ہے، تم اپنی تمام راحتیں چھوڑ کر نیند قربان کر کے اللہ کو ڈھونڈ رہی ہو، اپنوں کی باتوں سے ہی دل چھلنی کرواتی ہو، تو جان لو ولیجہ، اللہ نے کسی مقصد کے لیے چنا ہے تمہیں، نہ تمہاری پرورش کا ہاتھ ہے، نہ ہی کسی احباب کا، بس اللہ نے مقرر کرنا تھا تمہیں اس آزمائش کے لیے، تمہیں چن لیا، اب تم پر منحصر ہے کہ اس آزمائش پر پورا اترتی ہو یا نہیں۔ مجھے امید ہے تمہارے دل پر چھائے ہوئے بادل چھٹ گئے ہوں گے۔ شائستہ آپا نے کچھ سوچتے ہوئے ولیجہ کو مخاطب کیا، آپ کا بے حد شکریہ، آپ نے میری رہنمائی کی۔ آپا، کیا میں آپ سے ایک فیور مانگ سکتی ہوں؟ مجھے میرے گھر میں ماما کی مخالفت ہے، ان کو میرے یہ پردہ کرنا پسند نہیں، شاید وہ مجھ پر کوئی پابندی لگا دیں یا کوئی روک ٹوک، مگر میں آپ سے رابطے میں رہنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں میرے قدم جب ڈگمگانے لگیں آپ تھام لیں۔ ولیجہ نے آپا کا ہاتھ تھام لیا۔ ولیجہ، میں اللہ کے حکم سے صرف رہنمائی کر سکتی ہوں، مگر راستہ تم چنو گی، میں صرف ایک جگنو کی طرح راستہ دکھاؤں گی، باقی منزل تک جانا تمہارا کام ہے۔ تم نہ صرف میرا نمبر لکھ لو، مگر اگر گھر میں کوئی بات ہوئی تو ہم تمہیں کلاس میں آن لائن لے لیں گے تاکہ تم پیچھے نہ رہو، ٹھیک ہے؟ نہایت شفقت سے وہ ولیجہ کو سمجھا رہی تھی۔ لگتا ہے آج بارش کی وجہ سے کوئی بھی نہیں آنے والا، تم بھی گھر جاؤ، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ جی آپا، بالکل، انشاءاللہ کل ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ ولیجہ اپنا بیگ اٹھا کر باہر نکل آئی تھی، نہیں جانتی تھی کہ گھر میں ایک طوفان اس کا انتظار کر رہا ہے۔ احسن قریشی نے جیسے ہی معاذ کے رشتے کے بارے میں بات کی، نوشین بیگم کا چہرہ تن گیا۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اپنی بیٹی کو اس نکمے سے رخصت کر دوں گی؟ احسن صاحب نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ نوشین، کیا مطلب ہے تمہارا؟ نکما؟ وہی معاذ جسے تم نے اپنے بیٹے کی طرح پالا، اس کے حالات دیکھے تم نے؟ وہ کیا دے سکتا ہے میری ولیجہ کو؟ نہ اپنا گھر،
ना कोई हैसियत, ना मुस्तकबिल का कुछ पता। नौशीन बेगम की आवाज़ तेज़ होती जा रही थी। वो मेहनत कर रहा है और अपार्टमेंट उसका ही साथी ही है। मेरा भाई अच्छी खासी जायदाद छोड़कर गया था, इसके लिए खुददार बोला था साथ रहो, नहीं माना। आगे बढ़ने की ख्वाब देख रहा है और सबसे बढ़कर वलीजा से मोहब्बत करता है। एहसन कुरैशी की आवाज़ में ठहराव था। मोहब्बत। नौशीन तंजिया हंसी। मोहब्बत से ना घर चलता है ना इज्जत बनती है। आप चाहें तो अपने भाई की याद में जज्बाती हो जाए, मगर मैं अपनी बेटी का सौदा नहीं करने वाली। नौशीन, फैसला सिर्फ तुम्हारा नहीं वलीजा का भी होगा, और मुझे यकीन है जब वो समझेगी कि माज इसके लिए क्या कर रहा है, वो खुद बोलेगी। नौशीन बेगम ने गुस्से से रुख मोड़ लिया। एहसन साहब, मैं अपनी बेटी को जानती हूँ। वो आसाइशों की आदी है। वो बड़े घरों में पली है। कीमती लिबास, आरामदेह जिंदगी, हर चीज़ इसके मैार की है। वह इन सब के बगैर नहीं रह सकती। आप चाहें जितनी मर्जी दलील दे दें, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती कि वलीजा किसी ऐसे लड़की के साथ ज़िंदगी गुजारे जिसका कल का ना मालूम हो, जिसके ख्वाब तो बहुत बड़े बड़े हों, मगर बुनियाद अभी तक कमज़ोर है। एहसन कुरैशी ने गहरी सांस ली और नरमी से कहा, नौशीन, बाहर के लोग कौन हो, कैसे हों, हम नहीं जानते। ये देखा भाला बच्चा है, बात को मत उलझाओ। मगर दरवाजे पर खड़ी वलीजा सब सुन चुकी थी। वलीजा बेगम के अल्फाज तीर बनकर नौशीन बेगम के अल्फाज तीर बन के वलीजा के दिल में उतर गए थे। इसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। दिल जैसे साकत हो। वो पल भर को दरवाजे से टेक लगाकर खड़ी रही। कुछ देर आंखें बंद किए, जैसे सुनने से इनकार कर रही हो, मगर अल्फाज सुनाई दे चुके थे। वो बास के साथ खुश नहीं रह सकती। इसके ख्वाब बहुत बड़े हैं, मगर बुनियाद कमज़ोर है। ये उसकी माँ के अल्फाज थे। अस्सलाम वालेकुम डैड, आपने मेरे लिए जो फ़ैसला किया मैं इससे मुतमईन हूँ। माँ से शादी किसी भी लड़की की खुश नसीबी होगी। मुझे आपके फ़ैसले से कोई इख्तलाफ नहीं है। वो एहसन को अपना फ़ैसला सुनाती हुई पलटी, मगर नौशीन की तेज़ आवाज़ पर अपने कदम रोकने पड़े। वलीजा, कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी शादी माँ से नहीं होगी। वो दुनिया का आखिरी मर्द ही क्यों न रह जाए। वलीजा ने सब्र से अपनी माँ की तरफ बात सुनी। मामा, अल्लाह से डरें। वो यतीम और मस्कीन इंसान आपको क्या कहता है? क्यों आप इससे इतनी नफरत करती हैं? कहीं आपके बोल आपकी बेटी के आगे ही ना आ जाए। मत करें अपना दिल इतना सख्त। माज के लिए इतनी नफरत वो बर्दाश्त ना कर सकी थी। वलीजा, अपनी बकवास बंद कर रखो। मैं तुम्हारी शादी सनी से करूँगी। उसकी माँ से मैं वादा कर चुकी हूँ। वो हर लिहाज से परफेक्ट है तुम्हारे लिए, और माँ से ज़्यादा हैंडसम है। तुम बहुत खुश रहोगी। माज तुम्हारी मंथली पॉकेट मनी तक अफोर्ड नहीं कर सकता, तुम कैसे रहोगी वहाँ? नौशीन, ऐसी बात भी नहीं है। इसके बाप की छोटी जायदाद है, जिसका अच्छा खासा रेंट इसके पास आता है। तुमने तो उसे बिल्कुल ही हकीर जान लिया। डर नहीं लगता अल्लाह से? एहसन तड़प उठे थे नौशीन की बात पर। बार बार इसे गरीब बोल रही थी, जबकि ऐसी कोई भी बात नहीं थी। मैं फैसला कर चुकी हूँ। कल मैं अमारा को हाँ बोल दूंगी। बस, बात खत्म। अब मज़ीद बहस नहीं होगी। वह तोटक बात करती फैसला सुना चुकी थी। मुझसे पूछे बगैर, आप मेरी मर्जी जाने बगैर आप मेरी शादी नहीं कर सकती। मेरी तरफ से इनकार है। वलीजा ने दोबारा अपना मुकदमा लड़ा। यही सीख रही हूँ ना पर्दे की आड़ में माँ से बदतमीजी। ये सिखा रही है वो उस्तानी तुम्हें कि माँ के आगे बढ़ बढ़ कर किसी लड़की की साइड लो। नौशीन का पारा हाई हो गया था। वो सनी को अपना दामाद का तब कबूल कर चुकी थी। पीछे हटना इनकी शान के खिलाफ था। मामा, आप मेरी हद तक मुझसे बात करें। मेरा दीन, मेरा हिजाब, मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है। आप बीच में मत लाएं। और मेरा कानूनी और शरई हक है। मैं हक में रखती हूँ अपने लिए लाइफ पार्टनर चुनने का। मैं किसी और से शादी। बाकी के अल्फाज उसके मुंह में ही रह गए जब एक जोरदार थप्पड़ वलीजा के मुंह पर मड़ा। बदतमीज, माँ के आगे जबान लड़ाओगी? खबरदार, जो तुमने बाहर कदम रखा, नहीं जाओगे तुम कहीं भी। तुम्हारा बाहर निकलना बंद। मेरी बेटी को मुझसे बनसन कर रही हो मदरसे वाली। इसे तो मैं देख लूँगी। तुम चलो अपने कमरे में, वरना आग लगा दूंगी तुम्हारे इस तंबू को। दफ़ा हो जाओ अपने कमरे में। सारी आसाइशें छीन लूँगी, तब अकल ठिकाने आएगी तुम्हारी। वो बिना किसी लिहाज से इस पर एहसन का गुस्सा उतार चुकी थी। वो बेटी को बचाने के लिए आगे भी ना बढ़ सके। जानते थे नौशीन अपनी पर आ जाए तो किसी की भी नहीं सुनती। वलीजा अपनी माँ गाल पर हाथ रखे माँ को देख रही थी। उसे अपना नकाब नीचे किया और मुस्कुराकर अपनी माँ को देखा। यह थप्पड़ अगर आपने मुझे नमाज ना पढ़ने पर मारा होता तो मैं बोलती सुभान अल्लाह। मेरी दिन से दूरी पर मारती तो मैं बोलती सुभान अल्लाह। मैं आपकी नाफरमानी करती तो मारती, या मैं रात के 2 बजे तक घर से बाहर रहती तब मारती तो फिर सुभान अल्लाह होता। मगर आपने यह थप्पड़ मुझे मेरे रब से करीब आने पर आजमारा है, तो इस पर ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ही बोल सकती हूँ। अल्लाह आपको हिदायत दे। मेरे और अल्लाह के बीच में आने की कोशिश मत कीजिएगा।
जो रास्ता मैंने चुन लिया इस पर मैं सीना ठोक कर खड़ी हूँ। अल्लाह मुझे ईमान वाली मौत दे दे, मगर मुझे इस रास्ते को छोड़ना अब नामुमकिन है। मेरी शान, मेरी आन, मेरी जान सब अल्लाह के लिए कुर्बान। आप रोक लें, लगा लें पाबंदी, मगर आप नहीं रोक सकेंगी। मेरा अल्लाह मेरे साथ है। इन बंद कमरों की कोई औकात नहीं है मेरे अल्लाह के सामने। वलीजा मजबूती से अपनी बात कहती हुई वहाँ से चली गई। देखा आपने, देखा ये सीख रही है। ऐसा ना देख लेना, इस मदरसे वाले को मैं नहीं छोड़ूंगी। मेरी बेटी के दिमाग में क्या फीट कर दिया है। मैंने इसका वो मदरसा बंद ना करवाया ना, तो देखना। नौशीन तड़पती हुई एहसन के पास आई। एहसन ने नौशीन के हाथ झटके। काश ये थप्पड़ मैं तुम्हें लगा सकता। जवान बेटी पर हाथ उठाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? डूब मरो शर्म से, बच्चों से मुकाबला कर रही हो। मैं ही बुज़दिल हूँ जो अपनी बेटी को अपने ही घर में ना बचा सका। क्या गलत है अगर माज और वलीजा पसंद करते हैं एक दूसरे को? क्या गुनाह है किसी को पसंद करना? माज तो घर भी छोड़ गया, फिर भी चल रहा है तुम्हारा कलेजा। एक बात याद रखना, मेरी बेटी की आंख में एक भी आंसू तुम्हारी वजह से आया तो उसके एक आंसू का हिसाब लूंगा। मेरी बात लिख लो। वो नौशीन को हक्का बक्का वहीं पर ही छोड़ गए थे, मगर नौशीन जैसे लोग ना हदायत लेते और ना ही लेने वालों को पसंद करते। इसकी जिद और भी पक्की हो गई थी। वो जानती थी अपनी बात कैसे मनवानी है। वो सारे शैतानी प्लान्स तरतीब दे चुकी थी। और जो जो दिल आज़ार बातें ये लोग कहते हैं, इसको सहते रहो और खूबसूरती से इनसे किनारा कशी कर लो। और मुझे इन छुटनाने वाले से जो दौलतमंद है समझ लेने दो और इनको थोड़ी सी मोहलत दे दो। कुछ शक नहीं कि हमारे पास बेड़ियाँ और बड़ी ज़बरदस्त आग है और गले में अटकने वाला खाना है और दर्द देने वाला अजाब है। सूरतुल मुज़म्मिल आयत 10-13। मिशेल, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, कोई बदमज़गी नहीं चाहिए मुझे। सनी ने मिशेल को अपने सामने बिठाया था। सब तैयार है, जैसा तुमने बोला था। हर पेपर रेडी है। वैसे एक बात तो बताओ, ये कुरैशी के साथ इतना प्यार क्यों? जहाँ तक मैं जानती हूँ मेरा भाई बिना मतलब कि कभी अपनी फैमिली को टाइम नहीं देता, तो ये कहाँ से इतने अजीज़ हो गए तुम्हें? मिशेल हैरान थी, आखिर सनी को नज़र क्या है? जितना तुम्हारा काम है ना, इतना न सोचा करो। कारोबार जज्बात से नहीं, दिमाग से होते हैं। जिस दिन ये टेंडर पास हुआ तो तुम हमारी प्रोडक्ट्स की सेल्स दुगनी हो जाएगी। तो सोचो मज़ीद आगे क्या होगा। मिशेल, आई एम रिमाइंडिंग यू अगेन, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मुझे इन कुरैशीज़ की जड़ों में बैठना, ताकि कोई भी इंसारिस के सामने सर ना उठा सके। मेरे अगेंस्ट सिर्फ यही उठ सकते हैं। मैं इनको मौका ही नहीं दूंगा कि मेरे मुकाबले पर आए। सनी के लहजे में फ़ुरौनियत समय बोल रहा था। मिशेल का रंग थोड़ा सा फीका पड़ा। वो तो बहुत कुछ प्लान कर चुकी थी, मगर कैसे रोके सब? क्या कर दिया तूने मिशेल? वो खुद को लानत मलामत कर रही थी। मिशेल को कोफ्त हो रही थी वो कैसे उठकर जाए। वो रिपोर्टर को कॉल करना चाहती थी। सिर्फ 10 मिनट बाद वो रिपोर्ट हर जगह नशर हो जानी थी। मिशेल उठकर बाहर जाने लगी जब सनी ने उसे रोका। कहाँ जा रही हो? मुझे बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। सनी ने उसे रोका। मामा ने कॉल की थी नशीन आंटी को। मिशेल को समझ नहीं आई बात की। मतलब क्यों करनी थी कॉल उन्हें? मिशेल ने उल्टा सवाल किया। क्या फजूल बहन हो तुम? इनकी बेटी के रिश्ते के लिए जाहिर है, सनी ने कोफ्त भरे अंदाज में कहा। मिशेल का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या क्या कहा तुमने? जरा फिर से कहो। सनी अंसारी और शादी? तुम नशे में हो सनी? मिशेल को तो सब कुछ घूमता हुआ नजर आया था। शट अप मिशेल, नहीं मालूम इस बारे में तो अपनी चोंच बंद रखो। सनी ने उसे डपटा। नो सीरियसली, आई डोंट नो, मुझे कुछ नहीं बताया मामा ने। मिशेल ने लालमी का इजहार किया। सर, सुभान कुरैशी और बुराई कुरैशी को कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंच गए हैं। सनी की सेक्रेटरी ने अंदर आकर इतला दी, जिस पर सनी जल्दी से अपनी चेयर से उठा। यस, वी आर कमिंग। चलो मिशेल, जल्दी चलो। सनी ने इसका हाथ पकड़कर खींचा। वो तुम चलो, मैं आ रही हूँ। मिशेल एक ट्राई करना चाहती थी रिपोर्टर को फिलहाल रोक दे। मिशेल, मैंने कहा मेरे साथ चलो। सनी उसे घूरता हुआ वहाँ से ले गया। मिशेल अंदर से बहुत डर गई थी। जज्बात में वो बुरा को बदनाम तो करने जा रही थी, मगर सनी को मालूम हो गया कि सब मिशेल ने करवाया तो सनी के हाथों इसकी कब्र कन्फर्म थी।